वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चलशा। तो आज के क्लास में हम कंप्यूटर बेसिक के 50 प्लस क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड जैसा आप देख रहे हो कि जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज है वो यहाँ पे आपकी इंग्लिश रहेगी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि मैम जो क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में करवाओ, है ना। लेकिन अगर आपको हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस चाहिए तो वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है वो क्लासेस, तो उनमें भी आपको 50 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिया था, उसका लिंक आप देख सकते हो वहां पे। एंड जो वन लाइनर के क्वेश्चंस है एक बार उनको भी चेक कर लीजिएगा। आपके 250 प्लस वो वन लाइनर रहेंगे, ठीक है। संडे तक अपनी इन क्लासेस को कवर कर लेना। एंड ग्रुप में मैंने आपको एक शॉर्टकट की और एक फुल फॉर्म की क्लास का लिंक शेयर किया था, उनको भी चेक कर लेना। फिर इसके बाद हम एक डाउट सेशन रखेंगे। एंड तब तक आपके जितने भी डाउट होते हैं आप अपना नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप उस सेशन में पूछ सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो यूनिवैक एंड एक, हाँ, मैं कितने भी क्वेश्चन आपको करवाती हूँ, आपके क्वेश्चंस बहुत ही कम ऐसा होगा कि रिपीट होंगे क्वेश्चंस। या तो वो इम्पोर्टेंट है इसलिए रिपीट हो रहा होगा, या फिर अगर मेरे माइंड से स्लिप हो गया है तो वो रिपीट होता है, ठीक है। तो अदरवाइज क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं आपकी क्लासेस में, तो इसीलिए हर एक क्लास इंपॉर्टेंट रहती है। यूनिवैक क्या है? तो देखो यहाँ पे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या है आपकी? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। कब आया था यूनिवैक कंप्यूटर? आपका 1951 में आया था। किसने बनाया था? इकर्ट एंड मैकले ने बनाया था। कौन सी जनरेशन का कंप्यूटर है ये? फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। इसी के साथ हमने फर्स्ट जनरेशन में एनिएक, एडवैक, एडजैक ये 3 कंप्यूटर और मार्क 1 ये 4 कंप्यूटर भी देखे थे। इंपॉर्टेंट है ये पांचों कंप्यूटर, तो इनको एक बार जरूर देख लेना। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको इनके बारे में करवाया था। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय ए कंप्यूटर आर अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव, ऑल ऑफ द अबव। कंप्यूटर में सबसे बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? तो मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया है सीपीयू में कि भाई उसके अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। कौन करता है ये ऑपरेशंस? एएलयू परफॉर्म करता है। एंड उसके अलावा स्टोरेज का भी ऑपरेशन होता है। और अगर हम एएलयू का नाम ना ले तो ये तीनों ही काम किसके हैं? आपके सीपीयू के हैं, ठीक है, क्योंकि एएलयू सीपीयू का ही पार्ट है। तो स्टोरेज, लॉजिकल, अर्थमेटिक ये तीनों ही काम किसके हैं? आपके सीपीयू के हैं। तो कंप्यूटर के जो बेसिक ऑपरेशन है वो तीनों ही है, तो ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, बोथ बी एंड सी। तो दो आपको कंप्यूटर चिप यहाँ पे बतानी है, तो कौन कौन सी होती है वो आपकी? एक है प्राइमरी मेमोरी चिप और दूसरी आपकी माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो बोथ बी एंड सी, एक्सटर्नल मेमोरी चिप नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। देखो माइक्रो प्रोसेसर को हम सीपीयू भी बोलते हैं। जो आपका वर्ल्ड वाइड फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर है वो कौन सा है? आपका इंटेल 4004। एंड ये इंटेल कंपनी ने बनाया था, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा कि आपका इंटेल 4004 कब आया था। अब ये माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से जनरेशन में कौन से कंपोनेंट यूज हो रहे थे। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड जनरेशन में आईसी आया एंड फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रो प्रोसेसर आया। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फोर्थ जनरेशन रहेगा। What is the main difference between a mainframe and a super computer? अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर वहां पे करवाया था, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पूछा है, क्या है? सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर आर focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently. Supercomputers are focused to execute as many programs as possible, while mainframe uses its power to execute few programs as fast as possible. तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर करेक्ट है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट रहेगा। क्या कह रहा है ऑप्शन सी? तो देखो एक मिनट, कि जो सुपर कंप्यूटर्स आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम्स
as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs concurrently। कि सुपर कंप्यूटर का ध्यान किस पे होता है कि भाई जो कुछ प्रोग्राम्स जो एग्जीक्यूट कर रहा है ना उसको एक बहुत जल्दी कर सके, मतलब फास्ट, जितनी जल्दी वो एग्जीक्यूट कर सके सुपर कंप्यूटर का फोकस उसी पे होता है, ठीक है, एंड कम से कम टाइम में। और मेन फ्रेम क्या करता है, अपनी पावर को यूज करता है टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम्स कॉन्करेंटली। नेटवर्किंग में हम किसका यूज करते हैं, मेन फ्रेम का यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर की अगर बात करें तो पहले सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है आपका, जनरली फर्स्ट सुपर कंप्यूटर में नाम आता है आपका क्रे 1 का। एंड इसके जनक कौन है, तो सैम्युअल क्रे है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड अगर सुपर कंप्यूटर के जनक पूछा जाए तो कौन है, क्रे 1। कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया में सुपर कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, ठीक है। और आपका जो इंडिया में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है वो परम था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज एएलयू, मेमोरी, सीपीयू, कंट्रोल यूनिट। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। एएलयू की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड कंट्रोल यूनिट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करती है, मेमोरी यहाँ पे स्टोर करती है। एएलयू और कंट्रोल यूनिट सीपीयू के कंपोनेंट्स है। इन दोनों के अलावा सीपीयू का एक और कंपोनेंट है, वो है आपका रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ऑल ऑफ द अबव। तो जो मैग्नेटिक डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, तो वो इन तीनों ऑप्शंस पे ही डिपेंड करती है कि ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस एंड बिट्स पर इंच और डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंशियल, रोम एंड रोम, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपने जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को टिक किया तो आप प्राइमरी एंड सेकेंडरी करके आओगे, ठीक है। काफी स्टूडेंट्स होंगे जो इसका आंसर प्राइमरी एंड सेकेंडरी करके आएंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि टू काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी के दो टाइप बताने हैं आपको। तो मेन मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप कौन कौन से हैं, रैम एंड रोम। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्डम, वी कॉल इट एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डेलिजेंस, वर्सेटिलिटी। हम कहते हैं कि कंप्यूटर थकता नहीं है, कंप्यूटर बोर नहीं होता। तो कंप्यूटर की इस कैरेक्टरिस्टिक्स को, कंप्यूटर की इस विशेषता को क्या कहते हैं। जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर करवाया था तो वहां पे मैंने आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में ये टर्म्स लिखवाई थी। तो देखिए कंप्यूटर बोर नहीं होता, टायर्ड नहीं होता, इसे हम कहते हैं उसकी डेलिजेंस। क्या कहते हैं उसकी, डेलिजेंस। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि रिजल्ट इसका एकदम करेक्ट आएगा। रिलायबिलिटी का मतलब कि विश्वसनीय है। एंड वर्सेटिलिटी का मतलब कि भाई एक साथ काफी डेटा को ये हैंडल कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ऊपर अभी मैंने आपको बताया कि आईसी कौन सी जनरेशन में है, थर्ड जनरेशन में है। CD-ROM is a semiconductor memory, memory register, magnetic memory या none of the above। देखो जब मेमोरी का चैप्टर कर रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था सेकेंडरी मेमोरी की तीन टाइप होती है। एक होती है मैग्नेटिक डिस्क, एक होती है आपकी ऑप्टिकल, एंड सेकंड होती है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो जो ऑप्टिकल होती है उनको कैसे याद करना है कि भाई जो सर्कल की फॉर्म में है वो सारी किस में चली जाएंगी, ऑप्टिकल डिस्क में चली जाएगी। सीडी किस में आती है, एक डिस्क में आती है, सर्कल की फॉर्म में होती है। तो किसका टाइप हो गया, ये एक ऑप्टिकल का टाइप हो गया। ऑप्टिकल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो ये नन ऑफ द अबव रहेगा। सेमीकंडक्टर मेमोरी किसको कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को ही कहते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मे भी आप इसका आंसर सेमीकंडक्टर कर दो। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी को ही कहा जाता है, ठीक है। एंड ये मैग्नेटिक मेमोरी किस में चली जाएगी आपकी, ये आपकी चली जाएगी यहाँ पे जो मैग्नेटिक डिस्क है इसके अंदर। और जो मेमोरी रजिस्टर है ये सीपीयू का ही एक कंपोनेंट है, तो ये भी हम एक तरह से मेन मेमोरी में ही काउंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ हाइब्रिड कंप्यूटर। अब देखो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर से देखो क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा चीजें मैं वैसे भी नहीं करवाती हूँ आपको, तो जितनी भी आपको टॉपिक करवाया गया है उन सभी टॉपिक को ध्यान से देख लेना। अ हाइब्रिड कंप्यूटर resembles digital computer, resembles analog computer, resembles both a digital and analog computer। तो तीन टाइप के कंप्यूटर हमने यहाँ पे देखे थे, एक था आपका एनालॉग, एक था आपका डिजिटल, एक था आपका हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर वे है जो एनालॉग सिग्नल्स को समझता है, डिजिटल कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को समझता है। हाइब्रिड क्या होता है, इन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पास रखता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर मतलब कि रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर।
The ALU of a computer responds to the commands coming from primary memory, control section, external memory और cache memory. क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंप्यूटर में ALU होता है ना, वो किसकी कमांड मानता है, किसकी कमांड के ऊपर वो रिस्पॉन्ड करता है. तो देखो सीपीयू के अंदर मैंने आपको बताया था कि भाई जो सीयू है उसका काम क्या होता है, प्रोसेसिंग के लिए सब कुछ अरेंजमेंट करना. एंड प्रोसेसिंग कौन करता है, आपका एएलयू करता है. तो एएलयू किसकी बात मान रहा है, एक तरह से कंट्रोल मेमोरी, कंट्रोल यूनिट की बात मान रहा है. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, कंट्रोल सेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज. फर्स्ट जनरेशन में ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वाल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट और नन ऑफ द अबव. ट्रांजिस्टर आपके सेकंड जनरेशन के है, वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स आपकी फर्स्ट जनरेशन का है, इंटीग्रेटेड सर्किट आपका थर्ड जनरेशन का है. ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज ए. ये देखो, ये क्वेश्चन जब मैं आपको चैप्टर करवाती हूँ ना, तो उन चैप्टर में भी आपको बताती हूँ कि भाई किस टॉपिक से किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ होता है. तो यहाँ देखिए, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स इन कलर यू वुड वांट टू यूज अ आरजीबी मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर. तो यहाँ पे क्या प्रिंट करना है आपको, क्या प्रोड्यूस करना है आपको, हाई क्वालिटी की ग्राफिक्स. एंड मैंने आपको बताया है कि अगर आप आउटपुट की बात कर रहे हो और ग्राफिक्स यहाँ पे बात हो रही है, ग्राफिक्स कीवर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो आप क्या यूज करोगे, प्रिंटर या प्लॉटर. तो आप यूज करोगे प्लॉटर का. तो ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर ये दोनों आपके किसके एग्जाम्पल है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जाम्पल है. ठीक है. Which of the following IC was used in third generation of computers? SSI, MSI, LSI, both A and B. अब आप कहोगे कि मैम आपने थर्ड जनरेशन में तो कोई भी आईसी करवाई ही नहीं है ना, यही कहोगे. मैंने फोर्थ जनरेशन में आपको करवाया है क्या, LSI और VLSI. एंड फिफ्थ जनरेशन में आपको बताया है मैंने ULSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. तो बच क्या गया आपका, एसएसआई और एमएसआई. फुल फॉर्म क्या रहेगी, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड आपका मीडियम स्केल इंटीग्रेशन. या मिडल, ए और बी आपका आंसर रहेगा, जो आपकी थर्ड जनरेशन में यूज होता है. एलएसआई कहां चला गया आपका, फोर्थ जनरेशन में चला गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब हमारा क्या है यहाँ पे, The output quality of a printer is measured by. ये क्वेश्चन भी आपको करवाया हुआ है. The output quality of a printer, प्रिंटर की क्वालिटी को किस पे मेजर किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था DPI में मेजर किया जाता है. अब अगर आपको DPI पता है लेकिन DPI की फुल फॉर्म नहीं पता, तो आप मे बी ए और बी ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हो. डॉट्स पर स्क्वायर इंच या डॉट्स पर इंच, डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम. तो DPI की फुल फॉर्म होती है डॉट्स पर इंच. तो ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर रहेगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्लास अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ABC, ENIAC, एडवैक, ऑल ऑफ द अबव. अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था, ABC था, ENIAC था, एडवैक था या ऑल ऑफ द अबव. अब मैंने आपको ENIAC और एडवैक के बारे में तो बताया है, लेकिन ये ABC क्या होता है. तो देखो, जो ABC की यहाँ पे फुल फॉर्म है वो क्या होती है आपकी, मैं पेस्ट कर देती हूँ, मैंने कॉपी की हुई है. ठीक है, तो यहाँ पे फुल फॉर्म है आपकी एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर. क्या रहेगी इसकी फुल फॉर्म, एटम्स ऑफ बैरी कंप्यूटर. अब ये क्या है, ये ABC की फुल फॉर्म है. ABC एक कंप्यूटर है जो कि आपका स्पेशल पर्पस कंप्यूटर माना जाता है. एंड ये माना जाता है कि भाई ENIAC जो कि आपका जनरल पर्पस कंप्यूटर है, इस जो कि आपका ENIAC 1945 में आया था, इससे पहले आपका ABC आ गया था. एंड ABC की जो टाइमलाइन मानी जाती है वो है आपकी 1939 से 1942 कि इसके बीच में आपका ये कंप्यूटर आया था. किसने बनाया था, तो ये कंप्यूटर बनाया था एटनसॉफ एंड बैरी ने मिलके. ये दो यहाँ पे पर्सन है, एटनसॉफ एंड बैरी, इन्होंने मिलके क्या बनाया था, ये कंप्यूटर बनाया था. इसीलिए अपने ही नाम पे इन्होंने इस कंप्यूटर का नाम रख दिया ABC कंप्यूटर. समझ में आया ABC कंप्यूटर कौन सा है. चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटनसॉफ एंड क्लिफोर्ड. मार्क 1 ABC,
Z3 और none of the above। तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि एटलसॉफ एंड बैरी ने मिलकर कौन सा कंप्यूटर बनाया है, एबीसी। ये जो बैरी है इनका पूरा नाम क्या था, क्लिफर्ड बैरी था। तो इसीलिए जो आंसर करेक्ट रहेगा वो क्या रहेगा आपका, एबीसी। एंड मार्क 1 किसने बनाया था, एकन ने बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या मैग्नेटिक ऑप्टिक डिस्क। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम अमाउंट कौन स्टोर कर सकता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा वो है आपका ऑप्शन बी, हार्ड डिस्क। Which computer was considered the first electronic computer until 1973 when court invalidated the patent? ENIAC, Mark 1, Z3 और ABC। क्वेश्चन क्या है ध्यान से समझो कि वो कौन सा कंप्यूटर है जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर माना जाता था, कब तक, 1973 तक, जब तक कोर्ट ने उसके पेटेंट को इनवैलिडेट घोषित नहीं कर दिया। तो कौन सा कंप्यूटर करके आओगे, ENIAC। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ENIAC। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अ हाई क्वालिटी कैड सिस्टम यूजेस द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग ड्राइंग एंड ग्राफ्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिटल प्लॉटर, लाइन प्लॉटर या ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैड की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो क्या यूज करोगे आप ए हाई क्वालिटी कैड सिस्टम में ड्राइंग एंड ग्राफ्स को प्रिंट करने के लिए किसका यूज करोगे यहाँ पर। अब फिर से आपको वही दो कीवर्ड देखने हैं, क्या, पहली तो बात आउटपुट, आउटपुट की बात हो रही है, हाँ। दूसरी बात ग्राफिक, कहीं दिखाई दे रहा है, ग्राफिक दिखाई दे रहा है, किसका नाम आएगा, प्लॉटर का नाम आएगा। किसका नाम आएगा, प्लॉटर का नाम आएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, डिजिटल प्लॉटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, OCR, ऑप्टिकल स्कैनर, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस और कॉम। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन क्या है आपका एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस में आता है, वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस ये भी इनपुट डिवाइस में आता है, लेकिन जो कॉम है, कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, ये क्या है आपका एक आउटपुट डिवाइस है। एंड आउटपुट डिवाइस में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस, बोथ या नन ऑफ द अबव। तो जो मैग्नेटिक डिस्क है इन दोनों के लिए यूज होती है वो डायरेक्ट एक्सेस और सीक्वेंशियल एक्सेस, तो बोथ। रिगार्डिंग ए VDU, विजुअल डिस्प्लेइंग यूनिट, which statement is more correct? It is an output device, it is an input device, it is a peripheral device या it is hardware item। तो VDU क्या है आपका, ज्यादातर इस VDU को हम आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में रखते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ऑप्शन ए ये क्या रहेगा हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा, इट इज एन आउटपुट डिवाइस। A modern electronic computer is a machine that is meant for doing quick mathematical calculations, input, storage, manipulation and outputting of data, electronic data processing, performing repetitive tasks accurately। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है उसकी डेफिनेशन से आप क्या समझते हो कि भाई वो इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है, रिजल्ट देता है एंड स्टोर भी करता है। तो आपका ऑप्शन बी क्या रहेगा यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या रहेगा आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड, 1900, 1906, 1910 या 1880। तो जो वैक्यूम ट्यूब है वो आपकी कौन सी जनरेशन में यूज होती है, फर्स्ट जनरेशन में यूज होती है। एंड अगर हम जनरली देखेंगे ना, जब हम जनरली वैक्यूम ट्यूब के बारे में देखेंगे कि वैक्यूम ट्यूब आपकी इन्वेंट कब हुई थी, तो ये इन्वेंट की गई थी 1904 में। 1904 में आपकी वैक्यूम ट्यूब आई थी। एंड किसने इन्वेंट की थी, तो यहाँ पे जो एक नाम आता है वो है आपका जॉन फ्लेमिंग का। किसने इन्वेंट किया था इनको, वैक्यूम ट्यूब को, जॉन फ्लेमिंग ने इनको इन्वेंट किया था। अब यहाँ पे आप कहोगे कि मैम 1904 तो ऑप्शन में ही नहीं है ना, तो ऑप्शन में क्या है, इससे रिलेटेड आपका 1906 है। तो देखो अगर वैक्यूम ट्यूब का स्पेसिफिक आपको 1904 1904 ऑप्शन में ना मिले तो या तो वो 1905 देगा ऑप्शन में या फिर 1906 देगा। इन तीनों ऑप्शन में से एक मिलेगा एंड इन तीनों ऑप्शन में से जो भी मिल रहा है आपको वो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 1900 को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 1904, 1905, 1906 ये तीन ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेंगे। इन तीनों में से कोई एक मिलेगा एंड जो भी मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपने ऑप्शन को क्या करिएगा, टिक करिएगा।
वैसे एग्जैक्टली अगर पूछा जाए तो कब आया था, 1904 में आई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। Which of the following produce the best quality graphics reproduction? लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लोटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ग्राफिक्स की बात हो रही है, मैं इस ग्राफिक्स वाले क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज में आपके सामने रख रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, प्लोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन एप्लीकेशन सुइटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरोल प्रोसेसिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सीक्वेंशियल प्रोसेस किसमें होता है? सीक्वेंशियल प्रोसेस का मतलब एक के बाद एक क्या होंगे आपके इंस्ट्रक्शंस, ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। तो प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड ये भी आपका सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का एग्जांपल है, एंड पेरोल प्रोसेसिंग ये भी इसी का एग्जांपल है। तो बोथ ए एंड बी। Which of the following is not processing, arranging, manipulating, calculating और gathering? इनमें से प्रोसेसिंग क्या नहीं है? देखो, अरेंज करना भी प्रोसेसिंग कहलाता है, मैनिपुलेट करना भी प्रोसेसिंग होता है, कैलकुलेट करना भी प्रोसेसिंग होता है, लेकिन गैदरिंग करना मतलब इकट्ठा करना, इसमें आप कोई प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हो, बस उनको क्या कर रहे हो, कलेक्ट कर रहे हो। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। The digital computer was developed primarily in USSR, जापान, USA और UK। तो जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है वो कहां पे डेवलप किया गया था आपका? यूएसए में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर एनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोथ या नन। तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? सॉफ्टवेयर करता है कि भाई जो आपका हार्डवेयर मशीन है उसकी कैपेबिलिटी को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर का स्पीड, सीपीयू की स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता, वो हार्डवेयर की कैपेबिलिटी को क्या कर रहा है, बढ़ा देता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। Today's computer giant IBM was earlier known by different name which was changed in 1924. What was that name? Tabulator Machine Corporation, Computing Tabulating Recording Corporation, the Tabulator Limited, International Computer Limited। तो देखो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको बताया था कि जो आपके हरमन हॉलरिथ है, हरमन हॉलरिथ ने अपनी एक मशीन बनाई थी, क्या नाम था उसका, टैबुलेटिंग मशीन था। एंड इन्होंने ही बाद में क्या किया था, आईबीएम मशीन का अपनी जो कंपनी है उसका नाम बाद में आईबीएम रख दिया था। ठीक है, फिर आईबीएम का नाम जो इन्होंने 1924 में रखा था, लेकिन 1924 से पहले आईबीएम कंपनी का क्या नाम था? तो कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कॉर्पोरेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा। What is the responsibility of the logical unit in the CPU of a computer? To produce result, to compare number, to control flow of information, to do maths work। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सीपीयू में जो लॉजिकल यूनिट है मतलब कि एएलयू, उसका काम क्या है? रिजल्ट प्रोड्यूस करना? नहीं। टू कंपेयर नंबर्स, तो कंपेयर होता है इसके अंदर। उसके बाद देखिए, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, ये काम नहीं है। टू डू मैथ्स वर्क, ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि अर्थमेटिक एंड लॉजिकल, अर्थमेटिक यहाँ पे देखिए अर्थमेटिक कैलकुलेशंस है, एंड लॉजिकल में लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है। एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस में आप क्या करते हो, कंपैरिजन करते हो। तो टू कंपेयर नंबर, ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर रहेगा। अबेकस वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में हमने इसको डिस्कस किया था। अबेकस क्या है आपका, पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था। ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। यहाँ कंप्यूटर है या कैलकुलेटर है, तो ऑप्शन का ध्यान रखना। The terminal device that functions as a cash register, computer terminal and OCR reader is the data collection terminal, OCR register terminal, video display terminal, POS terminal। POS के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, टर्मिनल डिवाइस एक ऐसा डिवाइस जो आपका फंक्शन करता है, कैश रजिस्टर का भी काम करता है, कंप्यूटर टर्मिनल का भी काम करेगा, OCR रीडर का भी काम करता है, उसे क्या कहते हो हम, पोस्ट टर्मिनल कहते हैं। People often call as the brain of computer system, control unit, arithmetic logical unit, CPU storage unit। तो CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है। What is the used, which is used for manufacturing chips? बस, कंट्रोल यूनिट, सेमीकंडक्टर्स, A and B only। तो चिप को मैन्युफैक्चर करने के लिए हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। Mnemonics, a memory trick, is used in which of the following language?
तो मैंने आपको कंप्यूटर की लैंग्वेजेस बताई थी, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, वहां पे मैंने आपको मैनिमोनिक्स के बारे में भी बताया था। तो देखिए मैनिमोनिक्स आपकी कहाँ पे यूज होती है, आपकी असेंबली लैंग्वेज में यूज होती है, ऑप्शन भी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड आ सकता है व्हीकल्स वगैरह का, क्योंकि घर पे आई हुई हूँ। मंडे से कोई एकदम प्रॉपर क्लास चलेगी, क्योंकि मंडे को मैं वापस अपने चले जाएंगे हम अपने घर, ठीक है। तो बस आज का सैटरडे का देख लीजिएगा, उसके बाद मंडे से एकदम प्रॉपर से बिना किसी बैकग्राउंड के बिना किसी बैकग्राउंड नॉइज के आपकी क्या होंगी, क्लासेस चलती रहेंगी। तो यहाँ पे देखिए आपका विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, कौन सा जनरेशन अभी अंडर डेवलपमेंट है, तो फिफ्थ जनरेशन ही अभी चल रहा है। एंड फिफ्थ जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी आती है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एआई, एआई की फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटर्स इसके अंदर आते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। which was the most popular first generation computer, IBM 1650, IBM 360, IBM 1130, IBM 2700। तो इनमें से कौन सा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ये वैसे मैंने आपको बताया नहीं है अभी तक, लेकिन यहाँ पे कौन सा आपका फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर रहेगा, तो यहाँ पे देखिए जो IBM 1650 है वो आपकी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है, ठीक है। Which is considered a direct entry input device, optical scanner, mouse and digitizer, light pen, all of the above। direct entry input device, तो ये चारों ही क्या है आपके direct entry input device है, तो ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। each set of Napier bones consist of rods 5, 9, 11, 13, मतलब जो आपका नेपियर बोन्स है ना, जॉन नेपियर के बारे में हमने बात करी थी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, अबेकस के बाद आपका आया था, तो उसमें जो नेपियर बोन्स है उसमें कितनी रोड होती है, ईच सेट ऑफ नेपियर बोन्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी रोड्स। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर करेक्ट रहेगा वो है 11, कितनी रोड्स होती है उसमें, 11 रोड्स होती है। प्रॉपरली अरेंज्ड डेटा इज कॉल्ड फील्ड वर्ड्स इंफॉर्मेशन या फाइल, तो इंफॉर्मेशन कहते हैं। अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ मेमोरी, इनपुट आउटपुट यूनिट, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। Why are vacuum tubes also called valves? Because they can amplify the weak signal and make them strong, because they can stop or allow the flow of control, both या none of the above। वैक्यूम ट्यूब्स को वाल्व्स क्यों कहते हैं, बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट, ऑप्शन बी आपका आंसर रहेगा। जॉन नेपियर इन्वेंटेड लॉगरिथम इन 1614, 1617, 1620 या नन ऑफ द अबव, तो 1614। An integrated circuit is a complicated circuit and integrating device much costlier than a single transistor fabricated on a tiny silicon chip। तो जो आपकी आईसी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, तो देखिए फैब्रिकेटेड ऑन ए टाइनी सिलिकॉन चिप। What are the three decisions making operations performed by ALU of a computer? Greater than, less than, equal to, all of the above। तो ALU कौन से तीन ऑपरेशन परफॉर्म करती है डिसीजन लेने के लिए, तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, तीनों ही ऑपरेशन परफॉर्म करती है, तो ऑल ऑफ दी अबव। विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम, इट इज अंडरस्टूड बाय ए कंप्यूटर, तो जो कंप्यूटर प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को समझ में आता है, ठीक है। इट इज अंडरस्टूड बाय प्रोग्रामर, भाई जिसने वो प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्रामर, उसको भी वो प्रोग्राम समझ में आएगा, तो ये बात भी ठीक है। इट इज अंडरस्टूड बाय यूजर, तो यूजर वो होता है जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है लेकिन उसको वो प्रोग्राम समझ में आए, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत रहेगा, बोथ ए एंड बी। The difference between memory and storage is that memory is and storage is। देखो अभी तक हम देखते हुए आए हैं मेमोरी और स्टोरेज हम दोनों को एक साथ ही लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में कि भाई मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस क्या होता है, तो क्या डिफरेंस होता है, टेम्पररी परमानेंट, परमानेंट टेम्पररी, स्लो फास्ट या ऑल ऑफ दी अबव। तो ध्यान से समझो, जो आपकी मेमोरी है ना, ये मेमोरी का नाम हमने मेन मेमोरी के कंटेक्स्ट में लिया है, एंड स्टोरेज हम सेकेंडरी मेमोरी के कंटेक्स्ट में यूज करते हैं, ठीक है। तो जो आपकी मेन मेमोरी होती है वो क्या होती है आपकी, भाई टेम्पररी होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो क्या होती है आपकी, परमानेंट होती है। तो यहाँ पे मेमोरी क्या है आपकी, टेम्पररी, और स्टोरेज क्या होती है, परमानेंट। ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा, करेक्ट रहेगा।
व्हेन वाज पास्केलाइन इन्वेंटेड? 1617, 1620, 1642 या 1837? पास्केलाइन कैलकुलेटर कब आया था? 1642 में आया था। किसने इन्वेंट किया था? ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था। प्लस और माइनस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दो कैलकुलेशन ये कर सकता था। What is required when more than one person uses a central computer at the same time? ये टाइम ऊपर आएगा। लाइट पैन, माउस, डिजिटाइजर और टर्मिनल। क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन क्या कर रहे हैं, एक सेंट्रल कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। देखो एक सेंट्रल कंप्यूटर है, मतलब कि सारी इंफॉर्मेशन यहीं पे स्टोर है। एक ये क्या हो गया आपका मेन सेंट्रल कंप्यूटर हो गया। अब एक से ज्यादा पर्सन, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, इनको ये सेंट्रल कंप्यूटर एक्सेस करना है। अब इसके लिए इन्हें क्या चाहिए? तो इसके लिए सिर्फ इन्हें क्या चाहिए? एक मॉनिटर चाहिए। इन सबको क्या चाहिए? एक मॉनिटर चाहिए। एंड उस मॉनिटर की हेल्प से ये इस सेंट्रल कंप्यूटर को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैम मॉनिटर तो है ही नहीं यहाँ पे। तो मॉनिटर नहीं है तो क्या है? टर्मिनल है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ हमें टर्मिनल चाहिए एंड उस टर्मिनल की हेल्प से क्या हो जाएगा? एक मॉनिटर, एक स्क्रीन ही तो चाहिए आपको, और क्या चाहिए? आप उस सेंट्रल कंप्यूटर को क्या कर सकते हो? कितने भी लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। Which of the following is the first computer to use stored program concept? UNIVAC, ENIAC, EDZAC, none of the above. तो स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट जो आपका जॉन वॉन न्यूमन ने दिया था, उस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किस कंप्यूटर ने यूज किया था? यूनिवैक ने भी किया था और एडजैक ने भी किया था, लेकिन यूनिवैक से पहले कौन सा आ गया था? एडजैक आ गया था। ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। एडजैक की फुल फॉर्म क्या होती है? एनईएक की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है? कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको याद है तो। ठीक है, और नहीं याद है तो एक बार जाके देखिए कि फुल फॉर्म होती क्या है। The term gigabyte refers to 1024 bytes, 1024 kilobytes, 1024 megabytes, 1024 gigabytes। तो मैंने इसको याद करने की टेक्निक बताई थी। कैसे याद करोगे? केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, है ना। तो देख लीजिए गीगाबाइट पूछ रहा है, गीगाबाइट से पहले क्या है? एमबी है, तो मतलब कि 1024 मेगाबाइट। ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। Once you load the suitable program and provide required data, computer doesn't need human intervention. दिस फीचर इज नोन एज एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेटिक। क्वेश्चन ये है कि एक बार आपने कंप्यूटर में क्या कर दिया? अपना प्रोग्राम डाल दिया, प्रोग्राम को लोड कर दिया, उसको जो इनपुट चाहिए वो सारी इनपुट भी दे दी। अब आपका कोई काम नहीं है, कंप्यूटर अपने आप क्या करके देगा? आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करके देगा। इस फीचर को क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक। ठीक है, ऑप्शन डी आपका आंसर रहेगा। अब बाइट कंसिस्ट ऑफ 1 बिट, 4 बिट, 8 बिट या 16 बिट। तो बिट सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी। 0 या 1 इसकी वैल्यू हो सकती है। 4 बिट का मतलब होता है 1 निबल एंड 8 बिट का मतलब होता है 1 बाइट। तो ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट फास्ट, पावरफुल, इनफैलिबल और चिप। जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है वो रिलायबल तो है, लेकिन वो क्या नहीं है? वो इनफैलिबल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे इनफैलिबल का मतलब होता है अचूक। नॉट इनफैलिबल मतलब कि आप इस तरह से समझ सकते हो कंप्यूटर के कंटेक्स्ट में कि वो मुश्किल नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का। व्हाट इज द डेट व्हेन बैबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन? 1642, 1837, 1880, 1850। तो देखो एनालिटिकल इंजन की जब बात होती है तो मैंने आपको हिस्ट्री में करवाया था 1830, मैंने बताया था। 1833 भी आ सकता है, ये भी मैंने आपको करवाया था। एंड यहाँ पे 1833 नहीं है, तो इससे मिलता जुलता कौन सी टर्म आपको दिख रही है? 1837। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, क्योंकि ये जो ईयर होते हैं ना, ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता है। आप देखोगे, 2-4 बुक्स देखोगे तो आपको उन बुक्स में अलग अलग ईयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आज के हमारे 60 क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्लास में हम जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम को कवर करेंगे। क्लास अच्छी लगी तो जरूर शेयर करना एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिएगा। जितने क्लासेस मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग में, उन सारी क्लासेस का प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, मंडे से हम क्या करेंगे? इंटरनेट को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।